Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is किल स्विच। तो हम जानेंगे किल स्विच के बारे में। साइंटिस्ट फ्रॉम द यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर इन कैलिफोर्निया हैव मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग अ किल स्विच दैट ट्रिगर द डेथ ऑफ कैंसर सेल। जो साइंटिस्ट आपके कहाँ के, यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर कैलिफोर्निया के, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू किया है डिस्कवर करके किल स्विच को, जो कि ट्रिगर कर देता है डेथ को कैंसर सेल का। Researcher identify a protein on a receptor known as CD95 receptor or FAS, which can be designed to induce self-destruction in cancer cell when activated. रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है एक प्रोटीन को रिसेप्टर के ऊपर, जिसको कि CD95 रिसेप्टर या फैस भी कहते हैं, जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर इसको इंड्यूस किया जाए तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देता है कैंसर सेल का जब ये एक्टिवेट होता है। Discovery is part of CAR-T cell therapy involving the collection of T cell from the patient blood, genetic modification in lab to produce chimeric antigen receptor, and then injecting the modified cell back into the patient body. और ये जो डिस्कवरी है वो आपका पार्ट है कार-टी सेल थेरेपी का, जिसमें कि कलेक्ट किया जाता है टी सेल को पेशेंट के ब्लड से, जेनेटिक मॉडिफाई किया जाता है, लैब में इसको प्रोड्यूस किया जाता है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को, उसके बाद फिर से इंजेक्ट किया जाता है मॉडिफाइड जेल को वापस से पेशेंट के बॉडी पे। ये जो थेरेपी है ये शो कर रहा है एक प्रोमिसिंग एफिकेसी को लिक्विड कैंसर के खिलाफ, जैसे कि ल्यूकेमिया के खिलाफ। लेकिन जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये काफ़ी लिमिटेड सक्सेस है सॉलिड ट्यूमर के खिलाफ, जैसे कि ब्रेस्ट, लंग या बॉल कैंसर है, तो उसका सक्सेस रेट अभी भी बहुत लिमिटेड है। Despite this limitation, the research team is hopeful that the therapy can evolve to target solid cancer in the future. The identified epitope on CD95 receptor offer a potential therapeutic path to target FAS in tumor. और इस लिमिटेशन के बावजूद भी जो रिसर्चर टीम है वो आशा करते हैं कि ये जो थेरेपी है ये इवॉल्व करेगा और ये टारगेट करेगा सॉलिड कैंसर को भी फ्यूचर पे। ये जो आइडेंटिफाई एपिटॉप है CD95 रिसेप्टर, ये ऑफर कर रहा है एक पोटेंशियल थेरेपेटिक पार्ट को, जो कि टारगेट करेगा फेस को ट्यूमर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GHG बुलेटिन। तो हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में। World Meteorological Organization reported that greenhouse gas concentration in the Earth atmosphere reached record level in 2022, primarily driven by the use of fossil fuel. जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया 2022 के समय पे। मेनली ये हुआ है फॉसिल फ्यूल्स के कारण। की फाइंडिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस रीच 9 पर मिलियन, 50% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है, ये 9 पर मिलियन 50% हायर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। लास्ट टाइम CO2 का लेवल जो था इस पॉइंट में वो 3 से 5 मिलियन ईयर अगो था। मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड concentration also rose in 2022 with nitrous oxide experiencing the highest year on year increase। और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का भी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ा है 2022 पे। नाइट्रस ऑक्साइड एक्सपीरियंस किया गया है कि हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है, अर्जेंट आवश्यकता है कि रिड्यूस किया जाए फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को। हाईलाइट किया गया है कि जो इम्पोर्टेंस है इंप्रूव करने का ग्रीन हाउस गैस के मॉनिटरिंग को, ताकि अच्छे से समझा जा सके और एड्रेस किया जा सके इन्वायरमेंटल चैलेंज को। Greenhouse gas are gases in the Earth atmosphere that trap heat. They contribute to the greenhouse effect, which is essential for maintaining the planet temperature within a range suitable for life. ग्रीन हाउस गैस जो है वो गैसेस है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जो कि ट्रैप करता है हीट को। ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जो कि ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए प्लेनेट के टेम्परेचर को एक वैसे रेंज पे जो कि सुटेबल है जीवन के लिए। However, human activity, particularly the burning of fossil fuel and deforestation, have significantly increased the concentration of these gases, leading to an enhanced greenhouse effect and global warming. लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मेनली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण एक इंक्रीज देखा गया है जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का, जिसके कारण इनहेंस ग्रीन इफेक्ट बढ़ा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा है। मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है तो ये पता होना चाहिए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे आपके मेजर ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इग्ला एस। तो जानेंगे हम इग्ला एस के बारे में। ये है क्या, किस कंट्री का है सब। रशिया इज अनाउंस इज प्लान टू सप्लाई द इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडियन आर्म फोर्सेज। रशिया ने अनाउंस किया है उनके प्लान को कि वो सप्लाई करेंगे इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत के आर्म फोर्सेस के लिए।
Igla H is a man-portable air defense missile system developed by Russia, manpage or shoulder-launched surface-to-air missile designed to be operated by an individual shoulder. Igla S is an upgraded variant of the earlier Igla system. जो इगला एस है ये आपका मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा। ये शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डिजाइन किया गया है ऑपरेट करने के लिए इंडिविजुअल शोल्डर के द्वारा। इगला एस अपग्रेडेड वेरिएंट है अर्लियर इगला सिस्टम का। इसके इंटरसेप्टर रेंज की अगर हम बात करें, इगला एच हैज एन इम्प्रूव इंटरसेप्टर रेंज ऑफ अप टू 6 किलोमीटर। जो इगला एच है इसका इम्प्रूव हुआ है, जो इंटरसेप्शन रेंज है वो अप टू 6 किलोमीटर है। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, as a man portable system it is designed to be carried and operated by a single shoulder or a small crew providing flexibility on the battlefield। और ये जो मैन पोर्टेबल सिस्टम है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको कैरी किया जा सकता है और ऑपरेट किया जा सकता है सिंगल शोल्डर के द्वारा भी या जो स्मॉल क्रू है उनके द्वारा, ताकि ये प्रोवाइड करे फ्लेक्सिबिलिटी को बैटलफील्ड पे। गाइडेंस सिस्टम की अगर हम बात करें, मिसाइल जो है वो इक्विप्ड है इंफ्रारेड होमिक गाइडेंस सिस्टम के साथ, जो कि अलो करता है इसको कि ट्रैक कर सकता है, टारगेट कर सकता है एनिमी के एयरक्राफ्ट बेस्ड को हिट सिग्नेचर के अनुसार। काउंटर मेजर्स की अगर हम बात करें, इगला एस इज डिजाइन टू बी रेजिस्टेंट टू वेरियस काउंटर मेजर एम्प्लॉयड बाय एयरक्राफ्ट इनहेंसिंग इज इफेक्टिवनेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और अदर डिफेंसिव मेजर। और जो इगला एस है इसको डिजाइन किया गया है, ये रेजिस्टेंस रखता है बहुत टाइप के काउंटर मेजर्स जो कि एम्प्लॉय किए जाते हैं एयरक्राफ्ट के द्वारा उसके खिलाफ। ये इनहेंस करता है इसके इफेक्टिवनेस को, जो प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग व दूसरे डिफेंस मेजर के खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोमालिया। तो हम जानेंगे सोमालिया के बारे में। सिवियर फ्लडिंग इन सोमालिया ट्रिगर्ड बाय हैवी सीजनल डाउनपोर एक्सेलरेटेड बाय एल नीनो एंड द इंडियन ओशियन डाइपोल हैज बीन लेबल्ड अ वंस इन ए सेंचुरी इवेंट बाय द यूनाइटेड नेशन। जो सिवियर फ्लडिंग आया सोमालिया पे, जो कि ट्रिगर था हैवी सीजनल डाउनपोर के कारण, और ये और ज़्यादा बढ़ा एल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल के कारण, जिसको लेबल किया गया कि ये वंस इन ए सेंचुरी में होने वाला इवेंट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। Heavy seasonal rainfall has been worsened due to the combined impact of two climate phenomena, El Nino and Indian Ocean Dipole, as per the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs। और जो हैवी सीजनल रेनफॉल है ये और ज़्यादा वर्सन हो गया, जो कंबाइन इम्पैक्ट पड़ा दो क्लाइमेट फिनोमिनन का, एल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल का। यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर के अनुसार एल नीनो और पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल जो है ये एसोसिएटेड है अबव नॉर्मल रेन के लिए और फ्लडिंग के लिए ईस्ट अफ्रीका पे। सोमालिया के बारे में हम जान लें ताकि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। Somalia is a country in the Horn of America. The country is bordered by Ethiopia to the west, Djibouti to the northwest, Gulf of Aden to the north, Indian Ocean in the east, and Kenya in the southwest. Somalia has the longest coastline on Africa mainland. तो जो सोमालिया है ये आपका कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। जो कंट्री है ये बॉर्डर है इथोपिया इसके वेस्ट में है, डिजबोटी नॉर्थ वेस्ट में है, गल्फ ऑफ एडन नॉर्थ में है, इंडियन ओशियन ईस्ट में है, केनिया साउथ वेस्ट में है। सोमालिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अफ्रीका के मेनलैंड पे। कंट्री जिसको कि हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, तो उसको सीट शॉर्ट में याद करने के लिए सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और डिजबुटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब के लोकेशन को। ये आपका सोमालिया हो गया, डिजबुटी हो गया, यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो हम जानेंगे बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान के बारे में। बेंगलुरु ने लॉन्च किया अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान को, जैसा कि C40 सिटीज़ का कमिटमेंट था उनका टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके ऑब्जेक्टिव को हम जान ले तो 269 एक्शन को आउटलाइन किया गया है ताकि मिटिगेट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को वैसे एरिया पे जहाँ पे अर्बन हीट, फ्लडिंग, ड्रॉट, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, एयर पॉल्यूशन के चांसेस ज़्यादा है। बेंगलुरु कमिट टू कार्बन एमिशन रिडक्शन बाई 2030 एंड कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050। अब बेंगलुरु ने कमिट किया है कि जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस करेंगे 2030 तक और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे 2050 तक। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका जो है वो इंगेज है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के साथ, जो कि एक ग्लोबल कंसल्टेंट है, फॉर्मुलेट करने के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान को 2050 तक के लिए। CCAP क्या है? तो ये पार्ट है ग्लोबल एफर्ट का, जो कि आइडेंटिफाई करता है, इंप्लीमेंट करता है क्लाइमेट एक्शन को। ये एड्रेस करता है वल्नरेबिलिटी को, जैसे कि अर्बन फ्लडिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया। C40 के बारे में भी हम जान ले। ये ग्लोबल नेटवर्क है नियरली 100 मेयर्स ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग सिटी का, यूनाइटेड इन एक्शन, जो कि एक साथ काम कर रहे हैं कन्फ्रंट करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस को। इसमें 6 इंडियन सिटी भी है। तो कौन कौन से इंडियन सिटी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली NCT, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद, ये आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। तो जानेंगे हम इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। जो आर्ट हिस्टोरियन है BN गोस्वामी, उनको प्रोमिनेंस मिला था उनके ग्राउंड ब्रेकिंग 1968 के आर्टिकल के कारण, जिसने रिवील किया था जो फैमिली लिनियज है आर्टिस्ट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए मिनिएचर पेंटिंग का। गोस्वामी का जो कंट्रीब्यूशन था, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिवील करता है पेंटिंग स्टाइल के लिए, जो कि फैमिली डिपेंडेंट था ना कि रीजन डिपेंडेंट। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था फैमिली नेटवर्क को रिनोन्ड आर्टिस्ट का, जैसे कि पंडित सेऊ हो गया और उनके सन हो गए नैनसुक और मनाकू। अब हम जानेंगे इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो जो वर्ड मिनिएचर है, इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड मिनिमम के द्वारा, जिसका मतलब होता है रेड लीड पेंट। ये जनरली कंफ्यूज करता है वर्ड मिनिमम से, जो कि क्या है, स्मॉल इन साइज होता है, लेकिन इसका मतलब रेड लीड पेंट होता है। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग की अगर हम बात करें, तो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग जो है वो स्मॉल और डिटेल आर्ट फॉर्म है, जिसको कि हम ब्राइट कलर, इंट्रिकेट पैटर्न और इलोबरेट डिटेलिंग के कारण जानते हैं। जो हिस्ट्री है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का, वो स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट पाला डायनेसिटी के समय पे। और ये फ्लरिश किया था मुगल एम्पायर पर, लेकिन बाद में डिक्लाइन कर गया था औरंगजेब के शासनकाल में। जो रीजन था, इमरजेंस हुआ था न्यू ट्रेडिशन का, जैसे कि पहाड़ी पेंटिंग हो गया हिमाचल प्रदेश में। क्या टेक्निक था मिनिएचर पेंटिंग का, तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है ट्रेडिशनल टेम्पर टेक्निक की मदद से। प्री कंडीशन जो है नहीं इंक्लूड करता है 25 स्क्वायर इंचेस को। जो सब्जेक्ट है वो मोर देन 1/6 नहीं होने चाहिए एक्चुअल साइज के। बहुत कम ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं, विजिबल फॉन्ट साइज के, बिग आइज, पॉइंटेड नोज, स्लिम वेस्ट फीचर, नेचुरल कलर और लिमिटेड कलर प्लेट का उपयोग होता है। अब जो अलग अलग स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का, इसको भी हम जान लें। तो जैसे पाला स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, तो ये फ्लरिश किया था 8th से 12th सेंचुरी के समय पे ईस्टर्न इंडिया पे। मोस्टली पाम लीफ और पेपर का उपयोग होता था। प्रोमिनेंट पेंटर की अगर हम बात करें, तो धीमन और विटापाला हो गए। अब ब्रह्म स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, तो ये ओरिजिनेट करता है गुजरात और मेवाड़ रीजन पे। इसको डिवाइड किया गया है इलिस्ट्रेशन ऑफ पाम लीफ एंड पेपर के द्वारा। मोटिवेटेड है ये जैनिज्म से, बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था वैष्णविज्म थीम पे। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें, तो फिश शेप, बल्जिंग आइज, पॉइंटेड नोज, डबल चिन, एंगुलर फेस। फेमस जो पेंटर है, जैसे कि आपका कल्पसूत्रा और कालाकाचार्य कथा हो गए। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, तो इंडो पर्शियन स्टाइल का ड्राइंग होता है, ईरानियन और जैन का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्लूड करता है ग्रुप ऑफ पीपल को रो पे, नैरो बैंड ऑफ डेकोरेशन और ब्राइट कलर को। निमत नामत एक मैनुस्क्रिप्ट है नाहिर शाह रीजन के समय पर, यह डिपिक्ट करता है जो सीन है फूड प्रिपरेशन का। मुगल इरा के अगर हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करें, तो मुगल एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन इंस्पायर स्टाइल को। इसका फोकस था कोर्ट सीन, हंटिंग और हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर पे। कैरेक्टराइज किया गया है सबटलनेस, नेचुरलिज्म, बुलियन कलर और फोर्स शॉर्टनिंग टेक्निक के कारण इसको। अर्ली मुगल पेंटर जो थे, जिसमें कि बिलजट भी थे, अकबर ने इस्टेब्लिश किया था तस्वीर खाना को और इनकरेज किया था भारतीय आर्टिस्ट को। जहांगीर का फोकस था नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रेट और डेकोरेटिव मार्जिन के ऊपर। शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल एलिमेंट को और इंक्रीज किया था उपयोग को गोल्ड और सिल्वर का। राजपूत पेंटिंग की अगर हम बात करें, तो ये फ्लरिश किया था हिंदू राजपूत रूलर के समय पे 1500 CE के समय पे, मिडिल में से 19th सेंचुरी तक के लिए। ये बेस्ड है इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर, जो कि इंस्पायर था एपिक, पुराना, फोक थीम, मैचुअल म्यूनिसिकल सब्जेक्ट के ऊपर। इसको डिवाइड किया गया है राजपूत पेंटिंग को राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल पे। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में भी हम जान ले। Executed in Rajputana with theme of religion, love, court scene and royal portrait. Bold outline, brilliant color. Common theme include Padmavati story, Mahabharat, Kadambani and Panchtantra. Developed individual style in Bundi, Kocha, Jaipur, Mewar, Marwar, Amber, Bikaner and Kishangarh. तो जो आपका राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये एग्जीक्यूट किया गया था राजपूताना के द्वारा। इसका जो मेनली थीम होता था, तो रिलीजन, लव, कोर्ट सीन और रॉयल पोर्ट्रेट होता था। बोल्ड आउटलाइन, बिलियन कलर का उपयोग होता था। जो कॉमन थीम है, जिसमें कि पद्मावती स्टोरी, महाभारत, कादम्बरी और पंचतंत्र से, यही कॉमन थीम थे। डेवलप किया गया इंडिविजुअल स्टाइल को। कौन सा स्टाइल? बूंदी, कोटा, मेवाड़, जयपुर, आम्बेर, मरवार, बीकानेर, किशनगढ़। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.